एक समय की बात है, किसी गांव में पारुल नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। पारुल अपने कॉलेज टाइम पर कई सारे फैशन शो के विनर रह चुकी थी। हमेशा पारुल सभी फैशन शो में फर्स्ट आती थी। पूरे गांव में पारुल की खूबसूरती और उसके लंबे बाल बहुत फेमस थे। पारुल के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। पारुल को अपने लंबे बालों से बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन पारुल के गांव में फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया। पारुल को बहुत बड़े बड़े देशों से फैशन शो के लिए ऑफर आते थे। पारुल के माता पिता उसको किसी भी चीज के लिए नहीं रोकते थे। पारुल के माता पिता उसको इस वाले फैशन शो में जाने के लिए भी कह देते हैं। पारुल फैशन शो में चली जाती है। वो देखती है कि उस फैशन शो में बाहर से बहुत बड़ी बड़ी मॉडल आई हुई है। फैशन शो में कई सारे राउंड होने वाले थे। धीरे धीरे करके सारी मॉडल एक एक करके अपना अपना प्रदर्शन देती है। पारुल का नंबर आ जाता है और वो भी जी जान से अपना प्रदर्शन देने की कोशिश करती है और वो सारे राउंड जीत जाती है। अब सिर्फ फाइनल राउंड बाकी था। पारुल को सारे राउंड जीतते देख वहाँ की सारी मॉडल उससे जलने लग जाती है। उन मॉडलों में से एक मॉडल आरोही भी थी। पारुल की तरह ही आरोही भी सारे राउंड जीतती रहती है। वो हर राउंड में सेकंड आती है। अब तो सिर्फ लास्ट राउंड ही बाकी है। इस पारुल की वजह से मैं सारे राउंड में सेकंड आ रही हूँ। अगर ये ना होती तो मैं पहले की तरह इस फैशन शो में भी फर्स्ट आती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दूंगी। मुझे इसमें भी फर्स्ट आना है। सभी मॉडल अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। आरोही के लिए फर्स्ट आना नहीं बल्कि पारुल का हराना मायने था। मैं ऐसा क्या करूं जो ये पारुल कंपटीशन से पीछे हट जाए। तभी ऐसा सोचकर आरोही पारुल के रूम में जाती है। अपने रूम में पारुल आखिरी राउंड के लिए तैयार हो रही होती है। तभी आरोही पारुल से कहती है, हेलो पारुल, कैसी हो तुम? आखिरी राउंड के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो ना? हाँ आरोही, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब तो मैं आखिरी राउंड में पूरी जी जान लगा दूंगी। अब बस कोई मेरा हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए, उसके बाद मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। ऐसा कहकर आरोही अपने कमरे में चली जाती है और अपना भेष बदलकर पारुल के हेयर स्टाइलिस्ट बनकर पारुल के कमरे में चली जाती है और कहती है, मैम, मैं आपकी न्यू हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। चलो ठीक है, अब जल्दी से मेरा कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दो, क्योंकि तुमने आने में पहले ही इतनी देरी लगा दी। आई एम रियली सॉरी मैम। चलिए अब मैं आपका जल्दी से हेयर स्टाइल बना देती हूँ। बस आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वैसे हेयर स्टाइल बनाने के लिए आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? और आज से पहले किसी भी हेयर स्टाइलिस्ट ने आंख बंद करने के लिए नहीं कहा, तो फिर तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि आपके बाल गीले होने की वजह से खराब हो रहे हैं, इसलिए मुझे हेयर ड्रायर से उन्हें सुखाना होगा। और हवा की वजह से बाल आपकी आंखों में भी जा सकते हैं, जिससे कि आपकी आईलैशेस खराब हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको आंखें बंद करने के लिए कह रही हूँ। पारुल आरोही की बात मान लेती है और आंखें बंद कर लेती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। आरोही पारुल के बाल ठीक करने की बजाय उसके बाल छोटे कर देती है और बहुत ही खराब कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही पारुल अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को शीशे में देखकर बहुत डर जाती है। अरे ये क्या, मेरे बालों को उसने क्या कर दिया? और हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ चली गई? आरोही अपने कमरे में आ जाती है और बहुत तेज तेज हंसने लगती है। चलो, मैंने तो अपना काम कर दिया। चलो अब मैं लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाती हूँ। तभी फैशन शो में एक अनाउंसमेंट होती है। सभी मॉडल ध्यान से सुने, इस राउंड को किसी कारण से डिले किया जाता है। अब फैशन शो का लास्ट राउंड 2 दिन बाद होगा। ऐसा सुनकर पारुल अपने घर वापस लौट जाती है। घर आकर वो अपने मम्मी पापा के सामने बहुत रोती है। पारुल के माता पिता उसके बाल देखकर उससे कहते हैं, बेटी ये तेरे बालों को क्या हो गया? पारुल अपने माता पिता को सारी बात बताती है। बेटी, हमें तो लगता है तेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने तेरे साथ ऐसा जानबूझकर किया है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम मुझे उस हेयर स्टाइलिस्ट के पास ले चलो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता पिताजी, उसने एक दुपट्टे से अपना मुंह ढक रखा था। अब मैं कंपटीशन के लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती।
उस दिन के बाद से पारुल बहुत उदास रहने लगी। ये सब उसके माता पिता से नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो पारुल को बाहर घूमने भेजते हैं। पारुल अपने सर पर एक कपड़ा बांधती है और बाहर घूमने निकल जाती है। पारुल को कोई होश नहीं था क्योंकि वो बहुत उदास थी। वो चलते चलते कहाँ पहुँच जाती है उसे कोई पता नहीं था। वो एक नदी के किनारे पास पहुँच जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाई। अब मुझे उस कंपटीशन से पीछे हटना होगा। पारुल बहुत तेज तेज रोने लगी। तभी नदी में से एक पेड़ प्रकट हुआ, जिसे देखकर पारुल बहुत हैरान हो गई। तभी वो पेड़ बोलने लगा, तुम चिंता मत करो, तुम ये कंपटीशन जरूर जीतोगी। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? मेरे को सब पता है, क्योंकि मैं एक जादुई बालों का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी उस पेड़ में से एक रोशनी प्रकट होती है और उस पेड़ में से जादुई बाल पारुल के पास आके गिरते हैं। बेटी, ये कोई मामूली बाल नहीं है, बल्कि ये जादुई बाल है। पेड़ के ऐसा कहने पर पारुल वो बाल अपने सर पर लगा लेती है और उसके पहले से भी बहुत सुंदर बाल हो जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है और पेड़ का शुक्रिया अदा कर वहाँ से घर वापस आ जाती है। उसके माता पिता उसको पहले जैसा देखकर बहुत खुश होते हैं। पारुल अपने माता पिता को सारी बात बताती है। अब मेरी बेटी फिर से अपना सपना पूरा कर पाएगी। हाँ पिताजी, अब मुझे कल सुबह का इंतजार है। अगले दिन सुबह कंपटीशन का फाइनल राउंड था। पारुल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और कंपटीशन में चली जाती है। आरोही उसके अच्छे बाल देखकर गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हारे बाल पहले जैसे कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हारे बाल पूरी तरह से खराब कर दिए थे, तो ये फिर से इतने सुंदर कैसे हो गए? अच्छा, तो वो तुम थी जिसने मेरे बाल खराब किए थे? और हाँ, मेरे बाल पहले जैसे कैसे हुए ये बात मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ। सारी मॉडल पारुल और आरोही की बात सुन रही थी। तभी सभी मॉडलों में से एक मॉडल आरोही से बोली, आरोही, तुम जीतने के लिए इतना गिर सकती हो, हमें नहीं पता था। सभी मॉडल आरोही की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होती है। पारुल कंपटीशन जीत जाती है। पारुल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। सभी मॉडल एक एक करके पारुल को बधाई देती है। तभी पीछे से आरोही आती है और पारुल से कहती है, मुझे माफ कर दो पारुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। पारुल आरोही को माफ कर देती है और अपनी ट्रॉफी लेकर अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें खुशी से गले लगा लेती है और हंसी खुशी रहने लगती है। एक गांव में पूनम और नीलम नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनें अनाथ थीं। दोनों बहनें दूसरों के घरों में काम करती थीं और उसी से अपना गुजारा करती थीं। दोनों हमेशा दूसरों की मदद किया करती थीं। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। पूनम, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा दूँ। तुम सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करो, घर का काम मैं संभाल लूँगी। नहीं दीदी, अगर पढ़ाई करनी है तो हम दोनों करेंगे। आपका भी पढ़ाई में बहुत मन है, इसलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूँगी। जिद मत करो पूनम, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। उसके बाद वो पूनम का गांव के ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। पूनम स्कूल जाने लगती है और नीलम घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती है। एक दिन दोनों बहनें बाजार से राशन लेने जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल मासूम बिल्ली दिखाई देती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहनें बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी मरहम पट्टी करती हैं और उसे खाना भी देती हैं। दोनों बहनें उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद बिल्ली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी देखो, हमारी बिल्ली भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो, वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। थोड़ी देर में बिल्ली वापस लौटकर आती है। नीलम उसे खाना खिलाती है, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। अरे क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें?
दीदी, लगता है ये कुछ बोलना चाहती है। क्या हुआ बिल्ली, क्या बताना चाहती हो? तभी बिल्ली वहाँ से जाने लगती है। दीदी, मुझे लगता है ये बिल्ली हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलो दीदी, इसका पीछा करते हैं। दोनों बहनें बिल्ली का पीछा करने लगती हैं। चलते चलते वो बिल्ली उन दोनों को एक जंगल में ले जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्ली हमें यहाँ जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये बिल्ली कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो। पता नहीं ये जंगल में क्यों लेकर आई है। हमें तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो दीदी, यहाँ से लौट चलते हैं। दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो बिल्ली जादू से उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बुरी तरीके से डर जाती हैं। बचाओ, बचाओ हमें। दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक जादूगरनी बन जाती है। उसे देखकर दोनों बहनें चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाना बंद करो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो पहले से ही अनाथ है। हमारी विनती है, हमें कुछ मत करना। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूँगी। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम एक जादूगरनी हो, मुझे सब पता है। तुम हमारी बलि देना चाहती हो। हमें माफ करो, हमें घर जाना है। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझसे भी बड़ी जादूगरनी है। दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मरने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मरने से पहले तुम दोनों बहनों से मिलना चाहती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करो। उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। दीदी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। दीदी, ये औरत हमें पागल बना रही है। देखो, अगर तुम सच बोल रही हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरा करना एक पुण्य का काम होता है। जादूगर ने अपने जादू से वहाँ 2 झाड़ू प्रकट करते हैं। तुम दोनों बहनें अपनी अपनी झाड़ू पर बैठ जाओ। दोनों बहनें जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं और जादूगरनी के पीछे चलने लगती हैं। जादूगरनी उन दोनों को अपने घर ले जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी जादूगरनी दिखती है। माँ, देखो माँ, मैं दोनों बहनों को ले आई हूँ। प्रणाम बूढ़ी अम्मा। खुश रहो बेटियों। अम्मा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम तो आपको जानते तक नहीं। बेटी, मुझे नहीं जानती, ये बात मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ देकर गई थी और अब समय आ गया है कि मैं वो चीजें तुम्हें वापस लौटा दूँ। जादूगरनी अपने जादू से 2 गुलाब के फूल प्रकट करती हैं। ये लो बेटा, ये जादुई गुलाब है। तुम इनको किसी खुले मैदान में रख देना। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। दोनों बहनें अपने गुलाब के फूल को ले जाती हैं और उस गुलाब को किसी खुले मैदान में रख देती हैं। गुलाब को रखते ही दोनों गुलाब के घर 2 बहुत बड़े घर में बदल जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर घर है दीदी। चलो बहन, अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गुलाब घर में चली जाती हैं। गुलाब घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत भरी हुई थी और गुलाब घर से वो जो भी मांगती थी बदले में उन्हें मिल जाया करता था। नीलम गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। एक दिन कुछ औरतें भीख मांग रही थी। देखो तो जरा, कितनी बेसहारा है ये, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। नीलम अपने जादुई गुलाब के घर के अंदर जाती है और कहती है, हे जादुई गुलाब घर, क्या तुम इन गरीब औरतों की मदद के लिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। उसके बाद जादुई गुलाब के घर से बहुत सारी धन दौलत प्रकट होती है। नीलम उन पैसों को ले जाकर उन गरीब औरतों को बांट देती है। तुम ये पैसे रख लो और अपना कोई काम शुरू करो। आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।
वहीं दूसरी तरफ पूनम धीरे धीरे बहुत घमंडी हो जाती है और दूसरों की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। एक दिन पूनम शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी। बिटिया, मैं बहुत भूखी हूँ बिटिया, मुझे कुछ खाना दे दे, खाना दे दे, नहीं तो पैसे ही दे दे बिटिया। क्यों री बुढ़िया, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुझे उसमें से तोड़कर दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। पूनम जादुई गुलाब के घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे मांगती है। उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देती है और बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। एक दिन जादुई गुलाब घर गुस्से में आ जाती है और पूनम से कहती है, पूनम, तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो, तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये बात बहुत गलत है। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। तू सिर्फ मेरी मौज मस्ती के लिए ही बनी है, इसलिए जो मैं कहूँगी चुपचाप वही कर। पूनम की ये बात सुनकर गुलाब घर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद पूनम की सारी कीमती चीजें भी वहाँ से गायब हो जाती हैं और पूनम बहुत गरीब हो जाती है। वो रोते रोते अपनी बहन के गुलाब के घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे जोरदार करंट लगता है और वो दूर कहीं जाकर गिर जाती है। दीदी बाहर आओ, दीदी जल्दी से बाहर आओ। दौड़ते दौड़ते नीलम घर से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ बहन, तू चिल्ला क्यों रही है? पूनम अपनी बड़ी बहन को वो सारी बातें बताती है। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता है लालच करना बहुत गलत है। आज तेरे ही लालच की वजह से तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहन, अब से तुम मेरे साथ मेरे ही गुलाब घर के अंदर रहना। उसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने गुलाब घर के अंदर रहने लग जाती है। एक गांव में कल्पना नाम की एक औरत रहती थी। कल्पना की 2 बेटियां थी, एक का नाम चंचल और दूसरी का नाम आयुषी था। उसकी एक जेठानी भी थी जिसका नाम निशा था। निशा बहुत ही दुष्ट औरत थी, वो कल्पना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। निशा का एक बेटा भी था जिसका नाम वरुण था। निशा और कल्पना के पति दोनों मिलकर शहर में बिजनेस करते थे। मुझे ये कल्पना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे पाऊँ मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी के 2 आधे आधे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन मैं उसे एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। घर के बाहर आयुषी और चंचल खेल रहे थे। तभी वहाँ पर वरुण आ जाता है और उन दोनों को मारने लग जाता है और दोनों लड़कियाँ भी वरुण को मारने लगती है। मम्मा बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही हैं। वरुण की आवाज सुनकर निशा दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आती है। इसके बाद वो आयुषी और चंचल को जोर जोर से थप्पड़ मारती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मेरे बेटे को हाथ लगाया। आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसे ही बच्चे भी। तभी वहाँ पर कल्पना भी आ जाती है। माँ देखो, बड़ी माँ हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपको इस तरह इन्हें मारना नहीं चाहिए था। ये तो बच्चे हैं ना। ये मेरे बेटे की पिटाई करे और मैं तेरी बेटों की आरती उतारूं। तेरी दोनों बेटियां मेरे बेटे को मार रही थी। अपने बेटे को कुछ संस्कार दिया कर, सारे दिन बस मेकअप लगाती रहती हैं। ये मेरे बेटे की पिटाई करे और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं। तेरी दोनों बेटियां मेरे बेटे को मार रही थी। इतना कहकर निशा अपने लड़के को अंदर लेकर चली जाती है। आजकल दीदी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को निशा का पति घर पर आता है। तभी कल्पना उसको सारी बात बताती है। कल्पना तुम चिंता मत करो, मैं आज ही निशा को समझाऊंगा। इतना कहकर गुस्से में निशा का पति अपने कमरे में आता है और निशा से कहता है, तुम्हें इस तरीके से बच्चे को मारना नहीं चाहिए। और तो और तुम कल्पना से भी बहस करती हो। आप चुप ही रहो, आप कल्पना के चमचे हो। अपने बीवी बच्चों पर कभी ध्यान नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जवान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है ना बहुत है, इससे ज्यादा की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सब सुनकर निशा का पति गुस्से में आ जाता है और निशा को जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जा यहाँ से, जाकर अपने दिमाग को ठीक करवा कर आ। इतना कहकर गुस्से में निशा का पति वहाँ से चला जाता है। अब निशा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस
कल्पना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। अब मैं इस थप्पड़ का बदला कल्पना से जरूर लूंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ तेरा। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा कल्पना से कहती है, अरे कल्पना, चलो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी मेरे पास बहुत काम है और वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना कल्पना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम कभी भी मेरे साथ कहीं नहीं जाती हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो चलती हूँ। उसके बाद कल्पना और निशा गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती है। निशा कल्पना को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही उसे पहाड़ी से नीचे धक्का मार देती है। बाय बाय कल्पना, अब तुम्हारा खेल खत्म। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तू अब देख, मैं उन दोनों को नौकरानी बनाकर रखूंगी। घर का सारा काम तेरी दोनों बेटियों से करवाऊंगी। उसके बाद निशा अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों बच्चे घर वापस लौटते हैं। अरे बड़ी मम्मी, माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो मुझसे क्या पूछ रही है? तेरी माँ को अपनी जेब में थोड़ी ना रख कर घूमती हूँ मैं। को ढूंढ ले जाकर, यहीं कहीं होगी। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उन दोनों को उनकी माँ कहीं नहीं मिलती। इस तरह 2 से 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन कल्पना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करते हुए रोने लगती है। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? उठो जल्दी, घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। बताइए ना, माँ कहाँ पर है? बड़ी माँ 3 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी अता पता नहीं है। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नजर नहीं आ रही है। नहीं नहीं, माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप जरूर झूठ बोल रही होंगी, आप बहुत गंदी हो। दोनों लड़कियों की ये बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को थप्पड़ मार देती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो भी छोटी है, आप उसे छोड़ दीजिए। तू बिल्कुल चुप रहे। तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ और जाकर घर के सारे काम करो, नहीं तो मैं तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। लेकिन बड़ी मम्मी, हमें तो कोई काम करना नहीं आता है। नहीं आता तो सीख लो। जब तक काम नहीं करोगी तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लगती है। निशा दोनों लड़कियों को बहुत मारने लगी थी और अब तो उसने दोनों लड़कियों का स्कूल भी जाना बंद करवा दिया था। इसी तरह कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई घर लौटते हैं। देखिए ना देवर जी, कई दिनों से कल्पना का कुछ अता पता नहीं है। ये देखिए, ये पत्र लिख कर गई थी वो। निशा का पति वो नोट पढ़ता है। इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कल्पना ऐसे कैसे कर सकती है? जरूर कल्पना कहीं गुम हो गई है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लेटर कल्पना ने ही लिखा है। हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती हो। कल्पना का पति ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस शहर लौट जाता है। इधर निशा दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन दोनों बहनें उदास होकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप कहाँ हो? माँ, वापस आ जाओ ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ पर प्रकट हो जाती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ। दोनों बच्चियाँ अपनी माँ को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखो माँ, बड़ी मम्मी ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ माँ, वो हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में हमें बहुत मारती है। मुझे सब पता है मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कल्पना अपने जादू से अपनी छोटी और बड़ी बेटी के लिए 2 छोटे और बड़े जादुई गाउन प्रकट कर देती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई गाउन हैं, तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? उसके बाद कल्पना अपनी बेटियों को सारी बात बताती है। बेटा,
ये दोनों जादुई गाउन उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर ला सकते हैं। तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों बहनें वो गाउन पहन लेती हैं और फटाफट अपने घर चली जाती है। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से चुरा कर लेकर आई हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें क्या मतलब है? हे जादुई गाउन, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही निशा खुद ब खुद कल्पना की मृत्यु के बारे में सब कुछ सच सच बताने लगती है और ये सारी बातें निशा का पति सुन लेता है। इसके बाद निशा का पति पुलिस को फोन करके बुलाता है और पुलिस निशा को अपने साथ ले जाती है और जेल में डाल देती है। इसके बाद दोनों भाई अपने अपने बच्चे को लेकर साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं।